गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से संबंधित जो महत्वपूर्ण वाद विनिश्चय हैं, जिसे हम लैंडमार्क जजमेंट बोलते हैं, कहते हैं, उसके संदर्भ में मैं चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लॉ एक्सपर्ट पॉइंट चैनल को बहुत ही लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है, और जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन हुआ और मैं इससे प्रसन्न होकर के आप लोगों के समक्ष ऐसे ही नए नए वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा, जिससे कि आपको आने वाली आगामी एग्ज़ाम के लिए तथा 19 सितंबर 2019 को 21 को होने वाले CBI, APP, PP, NIA, APP, दिल्ली APP तथा ALA एग्ज़ाम के संदर्भ में आपको महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हो सके और आप इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। तो समय व्यतीत न करते हुए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। उससे पहले हम आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में कुछ जो महत्वपूर्ण सेक्शन हैं उसकी चर्चा कर लें, उसके बाद हम महत्वपूर्ण केसों की बात चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका ड्राफ्ट स्टीफन द्वारा तैयार किया गया था 1872 में, और इसको 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया। और इसमें कुल 3 भाग बताए गए हैं, जिसमें पहला भाग है तथ्यों की सुसंगति से संबंधित, दूसरा भाग है सबूत के विषय में, तीसरा भाग है साक्ष्य का पेश किया जाना। और इसमें कुल अध्याय 11 हैं और कुल धाराएं 167 हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका अध्याय जो तथ्यों की सुसंगति से संबंधित है और जो रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट से संबंधित है, तो वो क्या है। इसमें डिफिनेशन पहले है कि शार्ट टाइटल है, शार्ट टाइटल एक्सटेंशन एंड इसका कमेंसमेंट डेट क्या है। तो आपको कमेंसमेंट डेट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है और इसका शार्ट टाइटल भी बता दिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाएगा। अब इसके बाद इसका एक्सटेंशन है, होल ऑफ इंडिया है। अब इसके बाद सेक्शन 2 जो है इसका निरसन कर दिया गया है, रिपील हो गया है। और सेक्शन 3 जो है निर्वचन खंड, जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, जो कि बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कि न्यायालय की परिभाषा दी गई है, जिसे कोर्ट कहते हैं। इसके बाद फैक्ट की परिभाषा दी गई है, रिलेवेंट फैक्ट क्या होगा, फैक्ट इन इशू क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, एविडेंस क्या होगा। एविडेंस की बात की गई है, तो एविडेंस क्या है मैं इसको आपको परिभाषित कर सकता हूँ, जो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जो एविडेंस है वो लैटिन के एविडर शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है किसी बात को स्पष्ट कर देना। स्टीफन ने इसको कहा कि साक्ष्य जो होता है मौखिक हो सकता है, दस्तावेजी हो सकता है या प्रत्यार्थ के रूप में हो सकता है, जबकि सामान्य मोहनी से प्रमाणित मतलब प्रमाणकारी बल वाला साक्ष्य कहा है, जिसमें प्रमाणकारी बल हो वह साक्ष्य कहा है। जबकि बेंथम जी महोदय ने इसे साक्ष्य एक ऐसा तथ्य के रूप में कहते हैं कि साक्ष्य एक ऐसा तथ्य है जिसके मस्तिष्क के सामने उपस्थित होने पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता चले, उसे ही साक्ष्य कहते हैं। और साक्ष्य भी कई तरह के होते हैं, साक्ष्य मौखिक हो सकता है, दस्तावेजी हो सकता है, पदार्थ के रूप में हो सकता है। तो इसकी तो चर्चा आप बहुत बार सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो इसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा। मगर अनुसूत साक्ष्य एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है, जिसके संदर्भ में बहुत ही कम पता रहता है लोगों को। तो अनुसूत साक्ष्य कहाँ कहाँ पे दिया गया है एविडेंस एक्ट में, तो धारा 6 के अंतर्गत रिलेवेंट होता है, और सेक्शन 17 के अंतर्गत, सेक्शन 23
प्लस 30 के अंतर्गत, फिर अंडर 30, फिर होता है नेक्स्ट होता है संस्कृति, मतलब जो कन्फेशन होता है, कन्फेशन भी अंशु साक्ष्य के रूप में माना जाता है। जबकि आप ये समझ लीजिए, मतलब ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अंशु साक्ष्य को मतलब मान्यता नहीं दी गई, किंतु हमेशा जो भी साक्ष्य होना चाहिए प्रत्यक्ष होना चाहिए, वो दस्तावेजी होना चाहिए, ये कहा गया है। और सर्वोत्तम साक्ष्य होना चाहिए और फैक्टिव इशू होना चाहिए। तीनों को ही मान्यता दी गई है, किंतु अंशु साक्ष्य को भी मान्यता दी गई है कुछ सेक्शनों के माध्यम से। तो उसकी चर्चा मैंने आपको 2-3 की कर दी। और इसके बाद चौथा है मृत्युकालिक कथन, डेट, जिसको डेट डिक्लेरेशन कहते हैं। फिर होता है जिसको 32 में, फिर मुख्य साक्षी 119 में धारा, फिर 133 से 39 में होता है, 164 में होता है। 164 जैसा कि आप पढ़े होंगे, 164 जैसा कि आप पढ़े होंगे क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, वेट वेट वेट, 164 सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना, मतलब यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस, तो इसको कहते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पे, जैसा कि हमने आपको डिफाइन करते हुए बता दिया है। तो अब हम आते हैं इसका एविडेंस क्या है। पहला कि जो डिफिनेशन में बताया गया था कि एविडेंस क्या होता है, रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है। तो रिलेवेंट फैक्ट वो फैक्ट होता है, वन फैक्ट सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन ऑफ द कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ सेज रिफर टू इन प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। फैक्ट इन इशू है। तो दोस्तों ये बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको डिफिनेशन क्लास आप पे छोड़ता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि जो 1 सितंबर 1872 में लागू हो गया, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं महत्वपूर्ण। वो चीज़ें क्या हैं कि जो एविडेंस एक्ट है किस पे लागू नहीं होता है, तो ये एफिडेविट पे नहीं लागू होता, आर्मी एक्ट्स पे आर्मी से संबंधित जो एक्ट है उस पर नहीं लागू होता है, और ट्रिब्यूनल पर नहीं लागू होता है, और उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकरण होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है उस पर नहीं होता है, और जो मध्यस्थ की कार्रवाइयाँ होती हैं उस पर लागू नहीं होता है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, जिसको आप लिख सकते हैं। जो साक्ष्य अधिनियम में 2 चीज़ें शामिल की गई हैं, प्रीजम्प्शियो ज्यूरिस और प्रीजम्प्शियो ह्यूमनिस। और एक और मैगजीन है जिसमें लिखा गया है कि आर्मेनिया प्रोस्यूमेंटर राइट इज एक्टा, अर्थात सभी तथ्यों का उचित आधारित किया जाना। इसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि जो इसका सेक्शन 6 है, यहाँ से हम केस लॉ डिस्कस करते हैं। जो सेक्शन 6 है वहाँ से शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन से केस हैं महत्वपूर्ण। तो पहला है कि रटन वर्सेस क्वीन, दूसरा है आर वर्सेस विंसफील्ड, ठीक, विंसफील्ड। तीसरा केस है आर बनाम फोस्टर, जैसे हम रेजिस्टर का सिद्धांत कहते हैं। रेजिस्टर का सिद्धांत में बताया गया कि इसमें ये केसेज हैं। और एक इंडियन केस है सावंतदास बनाम बिहार राज्य। एफआईआर को भी एक ही संविभाग का भाग माना जाता है, ऐसा इसमें बताया गया। ठीक है दोस्तों, फिर एक केस है आर मलकानी का टेप रिकॉर्डर, जिसे वार्तालाप के दौरान टेप रिकॉर्डर की वाद भी कहा जाता है, टेप रिकॉर्डर वाद भी कहा जाता है। ये तो रहे महत्वपूर्ण केसेज। अब दोस्तों कुछ और भी केसेज हैं, जैसे कि आपको हम बताते हैं देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देवमन उपाध्याय वर्सेस
स्टेट ऑफ यूपी। इसमें बताया गया कि धारा जो 27 है, मतलब सेक्शन से जो 27 है, वो क्या है, सेक्शन 25 to 26 का क्या है, एक्सेप्शन है। फिर पीटी कोटैया वर्सेस किंग एम्परर, इसको जो है इसमें ये जो सेक्शन 27 है उसके एक्सप्लेनेशन से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट केस है इनायतुल्ला वर्सेस बॉम्बे राज्य, जो कि इसमें बताया गया कि जो 27 है वो 24 से 26 का अपवाद है, इसके मतलब एक्सेप्शन है। 27 जो है 24 से 26 में जो तक का अपवाद है। उसके बाद स्टेट ऑफ बॉम्बे अंडर काठी कालू, जो 27 को इसको चैलेंज किया गया था, सेक्शन 27 को आर्टिकल 20 सब क्लास 3 के आधार पर चैलेंज चुनौती दी गई थी। तो उसमें कहा गया कि 27 जो है वो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉट ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि वो 23 के आधार पर चुनौती इसलिए दी गई थी कि कहा गया था कि वो 23 का जो है उल्लंघन करती है, अतिलंघन करती है। तो इस पे कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन है। और उसके बाद स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, इसको रिवाइज किया गया एक इसमें। तो इसमें एक और तथ्य सामने आया कि जो 27 है, कहा कि 14 के आधार पर चुनौती दी गई थी, तो इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया 27 के, 14 के आधार पे भी और 21 के आधार पे। 21 के मतलब 20 आर्टिकल 23 सब क्लास 3 के आधार पे और आर्टिकल 14 के आधार पे। तो स्टेट ऑफ कालू में 23 आर्टिकल 23 सब क्लास 3 20 सब क्लास 3 के आधार पे, और देवमन स्टेट ऑफ यूपी और से देवमन उपाध्याय में आर्टिकल 14 के आधार पे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट केस है, इसमें आते हैं हम 32 का। 32 ही बहुत ही रिलेवेंट मतलब सेक्शन है। इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे नेसेसिटी का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो मृत्युकालिक कथन जो होता है दोस्तों, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। बहुत जगहों पे ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि ये दीवानी और में लागू होता है कि दांडिक में लागू होता है, दांडिक में लागू होता है कि दीवानी में। तो इसको आपको आज मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि ये दोनों कार्रवाइयों में लागू होती है। पहला इसमें केस सबसे पहला है 1939 का, जिसका नाम है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। फिर नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस पार्थू। फिर रतनगोड़ बना बिहार राज्य का है। फिर कौशल राव वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। फिर पालीवेन वर्सेस गुजरात राज्य। भारत में और इंग्लैंड में दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो भारत के है और इंग्लैंड में, दोनों में मृत्युकाल कथन में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। वो है कि मृत्युकालिक कथन होने के लिए मृत्यु की प्रत्याशंका होना आवश्यक नहीं है, जबकि इंग्लैंड की जो है कॉमन लॉ के अंतर्गत जो है वहाँ पे ये आवश्यक है। इसके बाद हम नेक्स्ट केस आते हैं दोस्तों, विबंधन। एस्टॉपल का नाम सुने होंगे दोस्तों। एस्टॉपल क्या होता है? एस्टॉपल सुने होंगे। एस्टॉपल मतलब ये होता है कि किसी के वचन दिए जाने पे कि यदि कोई एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को कोई वचन देता है और वह व्यक्ति उस वचन के के आधार पर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है। जब वो परिवर्तन कर लेता है तो जो व्यक्ति ने वचन दिया है उसको मुकरने नहीं दिया जाएगा। यह है विबंधन का सिद्धांत। इसमें कई तरह के विबंधन होते हैं, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे मेन महत्वपूर्ण है हमको निर्णयों का डिस्कस करना है। तो पहला केस है इसमें पीकर्ड वर्सेस सीयर्स का। फिर नेक्स्ट केस है श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र का। फिर इसके बाद है शरत चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा। ये सबसे महत्वपूर्ण केस है दोस्तों, शरत चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा का, जिसमें कि
अभिलेखी विबंधन की बात की गई, जो कि अभिलेखी विबंधन की बात जो है जो एविडेंस का सेक्शन 91 है उसमें प्रावधान किया गया है। इसके बाद बी एल श्रीधर वर्सेज के एम महारेड्डी, के एम महारेड्डी। उसके बाद नेक्स्ट है, आप हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमेशा सेक्शन पूछता है 122, सेक्शन 122 सेक्शन पूछता है इस पे वैवाहिक स्थिति के दौरान दी गई सूचनाओं के संदर्भ में है। जिसकी शादी हो गई वो समझता होगा कि दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। तो दोस्तों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, एम सी वर्गीज वर्सेज पोनेन बनाम पोनेन, एम सी वर्गीज वर्सेज पोनेन। एक और केस है दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, ये तो इस सेक्शन से नहीं है किंतु आपको मैं बता देता हूँ। जाहिरा शेख मुख्य गवाह की संबंधित है, जिसमें कि वेस्ट बेकरी रीट्रायल ध्यान रखिएगा दोस्तों। जाहिरा शेख जो है वेस्ट बेकरी रीट्रायल से संबंधित है। और इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट आते हैं तो एक्सपर्ट ओपिनियन पे कौन कौन से केस है। एक्सपर्ट ओपिनियन जैसा कि लॉ एक्सपर्ट पॉइंट हमारे चैनल का नाम है, तो आप जान सकते हैं कि एक्सपर्ट पॉइंट पे भी लॉ जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन केस पढ़ना ज़रूरी है। तो विद्यार्थी विशेषज्ञ हो सकता है कि नहीं, इस पे विवाद उठा, तो इसको डिसाइड किया गया किस केस में, कानपुर विश्वविद्यालय वर्सेस समीर गुप्ता केस में एवं राज्य। फिर डीएनए टेस्ट का केस, एक डीएनए टेस्ट है, डीएनए टेस्ट को साक्ष्य माना जाए कि नहीं, तो 45 के अंतर्गत माना गया। फिर विशेषज्ञ की राय दंड संहिता की किस धारा द्वारा सुसंगत नहीं है। दोस्तों ये एक सेक्शन हमेशा पूछा जाता है, कई बहुत जगहों पे पूछा गया है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि विशेषज्ञों की राय जो होती है किस संहिता के अंतर्गत सुसंगत नहीं मानी जाएगी, किस पे दी गई है तो नहीं मानी जाएगी। वो है आईपीसी का सेक्शन है, जो कि 494, 495, 497, 498 और साक्ष्य विधि भूतलक्षी जो हमारा एविडेंस एक्ट है वो क्या करता है, भूतलक्षी प्रभाव रखता है। इसके बाद ये लेक्स फोरी लॉ है, ये भी जानते हैं। उस स्थान की लेक्स फोरी से मतलब होता है उस स्थान की विधि को जहाँ किसी मामले में कार्रवाई की जाएगी। जो कोई मामला है जहाँ का मतलब लॉ लागू होगा, जहाँ पे कार्रवाई की जा रही है वहाँ का लॉ लागू होता है। ठीक, इसके बाद हम इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट केस आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, टेप रिकॉर्डर किया गया कथन एक दस्तावेजी साक्ष्य है। इसको R.M. मलकानी वर्सेज महाराष्ट्र राज्य 1932 में डिसाइड किया गया। इसमें एक रामा रेड्डी मतलब बीबी गिरी का केस भी है। उसके बाद डुगडू। अब हम आते हैं स्व अपराधी से संबंधित। स्व अपराधी के संदर्भ में आप जानते हैं दोस्तों कि स्व अपराधी से संबंधित 3 केसेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला केस है कि डुगडू वर्सेज महाराष्ट्र राज्य, स्व अपराधी पे, और कश्मीरा सिंह वर्सेज पंजाब राज्य, और रामेश्वर सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य। इसके बाद स्व अपराधी से संबंधित दोस्तों सेक्शन है 133, और इसका जो सेक्शन और एक सेक्शन है सेक्शन 114 का दृष्टांत जो बी है वो इससे संबंधित है। तो ये हो गया दोस्तों
केसला। अब ही भी कुछ महत्वपूर्ण केस है जिसमें कि हम बता रहे हैं आपको अग्र निर्णय, जिसे पूर्व निर्णय होता है, जिसे जानते होंगे आप। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टि का कब सुसंगत माना जाएगा? LK आडवाणी वर्सेस CBI केस। ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको स्पेशल रूप से मतलब मैंने खोज करके कि लाया है कि CBI जो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस पर एक महत्वपूर्ण केस है ये LK आडवाणी का। तो इस पर आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको गलत नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। फिर आता है खोजी कुत्ते का साक्ष्य, कैसा साक्ष्य माना जाएगा? तो इसको बताया गया कि ये वैज्ञानिक साक्ष्य, साइंटिफिक एविडेंस है। जो खोजी कुत्ते का साक्ष्य है वो क्या है? साइंटिफिक साक्ष्य है। तो इस पर केस है अब्दुल रज्जाक वर्सेस स्टेट। फिर नार्को एनालिसिस के बारे में कहा गया। नार्को एनालिसिस किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि काठू कालू में जो मुद्दा उठाया गया था आर्टिकल 20 सब क्लास 3 का, तो सॉरी दोस्तों, तो वहाँ पे जो मुद्दा उठाया गया था उसको फिर आगे बढ़ाते हुए कि लिया जाए कि नहीं लिया जाएगा, तो परमिट कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, ये मतलब जो 27 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो 20 सब क्लास 3 का अतिलंघन नहीं करता है, तो इस आधार पे वायलेट नहीं करता है। तो इस आधार पे नार्को एनालिसिस को भी अनुमति दे दी गई वाइस सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो उसमें एक केस आया सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य। नार्को एनालिसिस अगर कोई केस पूछे तो आप बताइएगा जरूर सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य का। असंवैधानिक तथा प्रतिबंधित साक्ष्य नहीं है। जो नार्को एनालिसिस में कहा गया है कि जो असंवैधानिक तथा प्रतिबंधित साक्ष्य नहीं है, मतलब इसका लिया जा सकता है, नार्को एनालिसिस किया जा सकता है। और दोस्तों ये तो हमने आपको बता दिया शरद चंद्र लाहा का, वेंकटा का। उसके बाद दोस्तों कुछ और केसेज हैं आपको मैं बताना चाहूँगा। हाँ, स्वयं प्रमाण जो घर एक रेस एप्सा केस जानते होंगे आप। रेस एप्सा लेकुटर का एक सिद्धांत है, तो उसको आप जानते होंगे। तो उस पर एक केस है स्कॉट वर्सेस लंदन एंड कैथरीन डॉग्स कंपनी। इस तरह से दोस्तों मैं आपको सभी केस लॉ लगभग मैं बता चुका हूँ। अगर कोई छूटा हो तो आप देख सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको पुनः बता दूंगा यदि कोई। हाँ, एक केस छूटा था दोस्तों सेक्शन 9 से और सेक्शन 10 से। तो सेक्शन 9 पे जो है जिसको हम शिनाख्त परेड भी बोलते हैं, ठीक। तो उस पर एक संपोषक साक्ष्य है मुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। और इसके बाद जो सेक्शन 10 है उस पर आर्मनम ब्लैक का केस है। तो इस प्रकार से सभी केसेज दोस्तों मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब तो कोई मुझे नहीं लग रहा है कि कोई केस छूटा है। अगर कोई छूटा होगा आपके ध्यान में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने मेरी क्लास को एक्सपर्ट पॉइंट चैनल के माध्यम से जो मैंने लिया उसको आप पूरे मन से सुना पेशेंस के साथ। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।